Hello everyone, myself Sushil Kumar. I am in 2018 batch Indian Information Service Officer. So today we will discuss how to write an answer for IAS और PCS. आंसर राइटिंग जो बहुत बड़ा चैलेंज है, बच्चों को बहुत बड़ा डर है, जिसका एक भूत टाइप का बना हुआ है यूपीएससी एस्पिरेंट्स या पीसीएस के जो लोग तैयारी करते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है। लोगों का पूरा 4-4 साल निकाल देते हैं, आंसर राइटिंग समझ में नहीं आता। आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस हैं नेट पर, बट कुछ कॉन्क्रीट समझ में आ नहीं पाता है कि हम दिक्कत कहाँ हो रही है, क्या ऐसा हम कर रहे हैं जिससे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सब बताते हैं कि एग्जाम्पल देखो, ये करो वो करो, बट एट द एंड रिजल्ट जो है वो नहीं आ पाता है। तो ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं ये आपको गाइड करेगा फ्रॉम बेसिक्स कि आप अगर एक बिगिनर हैं तो आपको आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए, कब स्टार्ट करनी चाहिए, कितना करना चाहिए, और अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़, अगर आप बिगिनर हैं तो आंसर राइटिंग मत करिए। अगर आप एटलीस्ट बेसिक 6-7 महीने आपने पढ़ लिए हैं, आपने हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2 बार रिवाइज कर लिया है, उसके बाद ही आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन डेली लिखें और उसको एनालाइज करें। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं, केवल लिखे जा रहे हैं, तो इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप उसको एनालाइज करेंगे। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं पहले से और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मेंस में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज GS 1, 2, 3, 4 कैसे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। क्या चीज़ें हैं जो जनरली हम मिस कर देते हैं, एक जनरल आंसर वर्सेस एक अच्छा आंसर जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले कुछ डाउट्स जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है वो है पॉइंट फॉर्मेट वर्सेस पैराग्राफ फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट में आंसर्स लिखने चाहिए, पॉइंट फॉर्मेट और पैराग्राफ फॉर्मेट। आंसर्स हमेशा पॉइंट फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, ऑल्दो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लोग लिखते भी हैं, बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए। पॉइंट फॉर्मेट में लिखने का क्या फायदा है, एक तो आपको क्लैरिटी रहती है कि कौन सा पॉइंट कितना एम्फेसिस देना है। ऐसा नहीं हो कि पैराग्राफ में एक ही पॉइंट को आप लिखे जा रहे हो बार बार, वो बहुत बड़ा हो गया, बाकी पॉइंट्स के लिए जगह नहीं बची, तो वो क्लैरिटी रहती है। दूसरा है पॉइंट फॉर्मेट में पढ़ना आसान होता है कि ठीक है ये पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है। एक जो गलती अवॉइड करनी है वो ये करनी है कि एक ही बात को अलग अलग पॉइंट्स में नहीं लिखना है। पॉइंट चेंज का मतलब है कि आपकी बात बदलनी चाहिए, बात चेंज हो रही है तब वो पॉइंट चेंज होगा, राइट। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का फॉर्मेट सबको पता है कि आप फॉलो करते हैं, बट क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या कंक्लूजन होना चाहिए, बॉडी को कितना वेटेज देना चाहिए, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जनरल रूल जो है वो ये है, आप 20% इंट्रोडक्शन को दीजिए, 20% कंक्लूजन को दीजिए, और बाकी 60% जो है आपकी बॉडी रहेगी। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 20% एंड बॉडी इज 60%। उसमें आप डायग्राम्स भी रहेंगे, फ्लो चार्ट्स भी रहेंगे, एग्जाम्पल्स भी रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, राइट। तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना है। अभी मैंने देखा बहुत सारे आंसर्स देख रहा था एस्पिरेंट्स के, तो जनरली क्या होता है कि पहला पेज लगभग पूरा ही 2-3 तरह के इंट्रोडक्शंस ही आ जाते हैं उसमें। मतलब कीवर्ड्स उठाते हैं, जनरली बता दिया जाता है कि क्वेश्चन से कीवर्ड उठाइए और इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अब वो इंट्रोड्यूस करने में वो 2 कीवर्ड है तो 2 इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, 3 इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो पेज भरने वाली बात है। तो इसीलिए 20-60-20 का रूल फॉलो करना ज़रूरी है। यूज़ ऑफ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, मैप्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये बहुत ज़रूरी है आपके वैल्यू एडिशन के लिए। जो चीज़ इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि ज़बरदस्ती ना लगाएं। कहीं पे मैप चाहिए वहीं पर लगाएं। कोई इन्फॉर्मेशन आप मैप के थ्रू दे सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप फ्लो चार्ट्स के थ्रू दे सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप डायग्राम के थ्रू दे सकते हैं, वहीं पर इनको यूज़ करें। केवल
मैप लगाना है इसलिए मैप ना लगाएं क्वेश्चन में, केवल डायग्राम बनाना है इसलिए डायग्राम ना बनाएं। डायग्राम का कुछ रेलेवेंस होना चाहिए, इट शुड बी एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। अगर वो ऐसा नहीं है तो वो आपको मार्क्स ज़्यादा देने की बजाय कम कर देगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू मैप्स, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू इंटीग्रेट करंट अफेयर्स। सी करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि आपको अलग से लिखना है कि मुझे करंट अफेयर्स लिख के आना है इस क्वेश्चन में, वो नेचुरल फ्लो का पार्ट होना चाहिए। लेट्स से इफ यू आर राइटिंग एन एग्जाम, इफ यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन फार्मर्स, देन फार्मर प्रोटेस्ट एंड द 3 बिल्स शुड कम इन द नेचुरल फ्लो ऑफ द आंसर। जबरदस्ती अगर आप उसको इंट्रोड्यूस करना चाहोगे आंसर में, देन इट विल नॉट लुक गुड। करंट अफेयर्स आप पढ़िए और जहाँ पर रेलेवेंट लगते हैं वहाँ पर आप उसको प्लेस करिए। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको प्लेस कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करने के लिए आंसर्स में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर करंट अफेयर को डिटेल में तो पढ़ना ही है। लेट्स से अगर कोई क्वेश्चन फार्मर बिल पे आता है तो देन यू हैव टू राइट इन डिटेल। अगर कोई जनरल क्वेश्चन है जिसमें फार्मर्स के बारे में पूछा गया है, लेट्स से फार्मर सुसाइड के बारे में पूछा गया है, आप सॉल्यूशन में कुछ देना चाहते हो, राइट, गवर्नमेंट स्टेप्स पूछे गए हैं या कुछ फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में पूछा गया है, देन यू हैव टू राइट अबाउट द फार्मर एक्ट्स एंड ऑल द इनिशिएटिव्स विच आर बीइंग टेकन टू प्रमोट फार्मिंग एंड टू डेवलप फार्मिंग इन इंडिया। तो उसमें आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, राइट। तो जनरली जो करंट अफेयर्स को हम इंटीग्रेट करते हैं वो अलग अलग फॉर्म में करते हैं, कोई एक तरीका नहीं है। फॉर एग्जांपल GS3 में अगर इंटीग्रेट करना है तो हम GDP का डेटा बता सकते हैं, वो भी करंट अफेयर्स है। इन्फ्लेशन का डेटा बता सकते हैं कहीं पे। अगर लेट से कोई क्वेश्चन आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पैरामीटर पे, तो हम क्या बताएंगे उसमें, GDP का डेटा बताएंगे, उसमें हम कोई चार्ट बता सकते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया। तो इसी तरीके से इंटीग्रेट करना है, मतलब नेचुरल पार्ट होना चाहिए आंसर का, ऐसा नहीं लगना चाहिए जबरदस्ती उसमें लिखा जा रहा है। ये क्वेश्चन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे GS4 का। अब हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स को ज़्यादा रेलेवेंट, ज़्यादा सिस्टमेटिक और यूनिक बना सकते हो। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं हर सब्जेक्ट की। हर सब्जेक्ट में सेम फार्मूला नहीं लगता है, हर सब्जेक्ट में अलग अलग फार्मूला होता है, हर सब्जेक्ट की एक यूनिकनेस है और वो यूनिकनेस के साथ ही आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि हर, अगर एक उसमें मैप बना रहे हो तो हर GS के पेपर में मैप ही बनाया है या हर जगह डायग्राम बना दिए, ऐसा नहीं होता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स से हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट आपको इनकॉर्पोरेट करना है वो है डेट्स, टाइम पीरियड्स। और ये कहाँ से मिलेगा, आप NCERTs देखोगे अगर, उसके पीछे जो पेज है, लास्ट पेज होता है, वहाँ पे टाइमलाइन दी होती है। वो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। लेट्स से इफ यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन गांधी जी, देन यू शुड नो कि वो कब आए थे इंडिया में, कब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। आपको एटलीस्ट ईयर तो पता ही होना चाहिए, तब आपका आंसर जो है एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान का आंसर लगेगा। अगर आप जनरल लिख दोगे कि इससे ये हुआ उससे वो हुआ, देन इट विल गिव यू मार्क्स बट इट विल नॉट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर, राइट। सिमिलरली ज्योग्राफी में हर कोई मैप्स तो जानता ही है, नॉट ओनली इंडियाज मैप बट ऑल्सो वर्ल्ड्स मैप। उसके अलावा पाई चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ज्योग्राफी में। लेट्स से एक क्वेश्चन आता है क्रायोस्फीयर पे या वाटर पे, तो आपको अगर पाई चार्ट पता है कि कितना % पानी फ्रेश है, कितना % लेक्स में है, कितना % किस कॉन्टिनेंट में है, तो आपका आंसर सबसे अलग हो जाएगा। बहुत कम लोग हैं, आई विल टेल यू 1% से कम लोग जो है पाई चार्ट्स बना के आएंगे, मोस्ट ऑफ देम विल मेक मैप्स। तो आपको अपने आंसर को थोड़ा अलग करना है मार्क्स के लिए, सेम जो चीज़ बाकी लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग और रेलेवेंस के साथ और सही जगह पे उसको प्लेस करना है, देन देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, राइट। सोसाइटी के जो GS1 में क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स से कास्ट पे कोई क्वेश्चन है, तो आप उसमें ऐसे एग्जांपल्स दीजिए जहाँ पे करंट अफेयर्स से लेकर जो रेलेवेंट हो। लेट्स से कि जो भी आजकल चल रहा है रिजर्वेशन से रिलेटेड या कास्ट प्रोटेस्ट से रिलेटेड या हाउ
कास्ट इज इम्पैक्टिंग द मीडिया। इन सबसे रिलेटेड कुछ अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो वो आप डालिए। तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, राइट। केस स्टडीज़ जो है इम्पोर्टेंट, उनको लिखिए। आप न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ते होंगे, कोई इंसिडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो कोई भी मेजर इंसिडेंट हुआ है जो सबको पता है, आप उसको मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। सिमिलरली फॉर विमेन, अगर विमेन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट अगर हाईलाइट करना है कहीं पर, तो यू विल टॉक अबाउट रिजर्वेशन बिल, राइट, विमेन रिजर्वेशन बिल। अगर आप उसका बात नहीं कर रहे हो तो आपका आंसर स्टैटिक है, मतलब कुछ है नहीं उसमें, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आज जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो कैसे रेलेवेंट है, उसकी क्या महत्व है। वो तभी होगा जब आप ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करोगे। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड इन GS1। नाउ लेट्स सी हाउ यू हैव टू थिंक इन GS2। GS2 में जनरली क्या होता है, बहुत सारा उसमें आपको कुछ इनोवेटिव करने का इतना चांस नहीं है। लेट्स से मैप नहीं बना सकते आप, डायग्राम्स नहीं बना सकते, फ्लो चार्ट्स कुछ बना सकते हो, बट जो सबसे इफेक्टिव वे है वो है आप कमीशंस। जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, आपको रिपोर्ट्स पता होनी चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पता होने चाहिए और उनको मेंशन करना आना चाहिए आपको, ठीक है। कोई भी बात लिख रहे हो आप, लेट्स से कोई भी रिजर्वेशन पे लिख रहे हो, देन यू शुड नो व्हाट आर द जजमेंट्स ऑन दैट बाय सुप्रीम कोर्ट, कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने क्या मेंशन किया है, एक दो बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपके नोट्स बहुत इफेक्टिव रहेंगे। आपको अगर नोट्स हैं आपके पास, वो भी शॉर्ट नोट्स अबाउट जजमेंट्स, अबाउट रिपोर्ट्स, देन दे विल बी वेरी इफेक्टिव। ये फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूज़पेपर में है, सी दिस इज सो ब्यूटीफुल, मेनका गांधी केस, इसमें क्या हुआ, राइट, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। तो ये रेफरेंस दिया गया है किसी जजमेंट में, बट ये आपको अगर पता है कि केशवानंद भारती में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, so you can mention these in your answers and this will make your answer very effective, very unique and more informative। ऐसा लगेगा कि एक पढ़े लिखे आदमी ने, जिसको बेसिक चीज़ों की नॉलेज है, उसने ये लिखा है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी सब लिख के आएंगे आंसर्स में, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, उससे एवरेज मार्क्स मिलेंगे। एवरेज मार्क्स विल नॉट गिव यू गुड रैंक। सो दिस इज द थिंग इन IR फोकस ऑन मैप्स। जो IR होता है पेपर 2 का पार्ट, उसमें आपको मैप्स पे फोकस करना है। मैप्स पे फोकस इसलिए करना है, आपको कुछ डायरेक्शंस दिखाने हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स दिखाने हैं, ठीक है, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल इजराइल पे क्वेश्चन है, देन यू कैन टेल कि ये वॉर हुआ, या फिर ये गोलन हाइट्स है, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, या जो भी दिखाना है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। नाउ the most important paper is GS3। इसमें आपके पास इनोवेशन का बहुत स्कोप है, ठीक है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में यू कैन मेक अ लॉट ऑफ चार्ट्स। ये देखिए, ये GDP का जो चार्ट है, आप इस चार्ट को आप बेसिक जो है इसके कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हो। इसको कैसे रखना है कि इस ईयर पे ये पॉइंट आपने याद रख लिया, यहाँ पे ये रख लिया और यहाँ पे ये रख लिया, ये 3 पॉइंट आप दिखाओगे, तो आपका आंसर जब रिफ्लेक्ट करेगा इस चीज़ को, कोई भी आंसर आप लिख रहे हो GDP पे, तो वो बताएगा कि हाँ चलो इसको डेटा पता है, इसको पता है कि क्या है। ऐसा नहीं है कि कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, तो आपको बेसिक समझ है इस सब्जेक्ट की, इसको किस तरीके से पढ़ना है, ये दर्शाएगा ये। तो इस तरह के जो चार्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। ट्रेंड्स, जैसा मैंने बोला, कोई भी एटलीस्ट 4-5 ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए। पहला है GDP, दूसरा है इन्फ्लेशन, अगर WPI आप CPI अलग अलग रख सकते हो देन इट इज़ फाइन। एक्सपोर्ट्स का, इंपोर्ट्स का, ये बेसिक कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, उसके डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए। ये आपको बजट या इकोनॉमिक सर्वे कहीं भी मिल जाएंगे, बहुत आसान है। इसको नोट्स में आप रखिए अपने एंड इनको यूज़ करिए जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो, बट रेलेवेंस के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो यूज़ करना ही करना है, रेलेवेंस के साथ इसको आप यूज़ करिए। सप्लाई चेन के जो क्वेश्चंस होते हैं GS3 में, उसमें आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, वो सबसे आसान तरीका है, वो बहुत इफेक्टिव भी है, टाइम भी सेव होगा आपका उसमें, और वो सेम क्वेश्चंस आते हैं लगभग हर बार उससे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन इश्यूज़, वो सारा आप जो है फ्लो चार्ट से दर्शा सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
जो तीसरा है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट में डायग्राम्स का स्कोप बहुत कम होता है, बट डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है वो बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको लैंडस्लाइड दिखाना है तो आप एक प्रिवेंटिव मेजर्स दिखाने हैं तो आप एक रिटेनिंग वॉल जो है वो यहाँ पे बना सकते हो, राइट। ये माउंटेन है, लेट्स से ये रोड है, ठीक है, तो ये रिटेनिंग वॉल हो गई आपकी, ठीक है। सिमिलरली फ्लड के केस में आप एक रिवर दिखा सकते हो, उसके जोन्स होते हैं अलग अलग, वो सारा दिखा सकते हो, उनको मार्क कर सकते हो कि दिस इज डेंजर 1, डेंजर 2, जो भी है। उसके अलावा मैप्स होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, व्हाट इज द इज इट इन जोन 1, इज इट इन जोन 2, वो आप दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है दिखा सकते हो। इसमें आप जो सबसे आसान तरीका है इसमें दिखाने का वो है रिहैबिलिटेट, प्रिवेंट। सो जो भी आपके रिकवरी, प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस जो भी हैं उनको आप एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखा सकते हो। सो ये सारी चीज़ें जो है GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट में आप यूज़ कर सकते हो। एंड द लास्ट इज इन सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं मैप्स को यूज़ करते हैं। मैप ठीक है, मैप सारे लोग बनाएंगे कि आपको मिजोरम से आपको कुछ दिखाना है, ट्रैफिकिंग हो रही है, ये दिख हो रही है, बट उसके बाद कुछ टेक्निकल पॉइंट्स अगर आप लिख पाओ, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं वो अगर मेंशन कर पाओ, MHA का बहुत सारा डेटा आता है वो मेंशन कर पाओ, देन इट विल बी वेरी यूजफुल। इन कंक्लूजन, आप अगर कोई इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का वो सब यूज़ कर पाओ, देन इट विल बी वेरी गुड। फॉर एग्जांपल रेड कॉरिडोर है, तो अगर रेड कॉरिडोर के बारे में क्वेश्चन है तो आप इंट्रोडक्शन में हमेशा लिख सकते हो या कंक्लूजन में लिख सकते हो, जैसा भी क्वेश्चन है, कि उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे पहले, अब कितने हो गए हैं, एंड इट इज़ डिक्लाइनिंग। सो ये सारी चीज़ें जो दिखाती हैं कि आप डेटा के बेसिस पे बात करते हो, आप फैक्ट्स के बेसिस पे बात करते हो, केवल जनरल आंसर नहीं लिखते हो। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं GS 1, 2, 3 में, वो आपको हेल्प करेंगी ज़्यादा स्कोर करने में, अच्छा स्कोर करने में, और आपके आंसर्स को यूनिक बनाने में, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज GS 4। GS 4 बहुत लोगों की दिक्कत रहती है कि क्या करें इसमें। GS 4 में लोगों को समझ ही नहीं आता कि आंसर में क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, एग्जाम्पल्स कहाँ लिखने हैं, डायग्राम्स कहाँ बनाने हैं, जो भी पढ़ा है सारा लिख देते हैं, जो भी एग्जाम्पल है लिख दो बस, ऐसा नहीं करना है, राइट। बहुत ही स्पेसिफिक यूज़ करना है एग्जाम्पल्स का, इंट्रोडक्शन का। तो हम इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं, राइट। फर्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन होल्डिंग it in contemporary times, suggest measures for ensuring probity in governance। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि probity in governance क्या है, इसमें डिफिकल्टीज क्या हैं, आज के दिन में क्यों इसको अपहोल्ड नहीं कर पाते हैं, और कुछ मेजर्स फॉर इंश्योरिंग probity in governance। अब इसमें द गुड पार्ट इज, ये मैंने आंसर इसलिए चूज किया, ये देखिए दिस इज गुड पार्ट, ओके। ये देखिए, ये द लुक एंड फील ऑफ आंसर चेंज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। आपने अगर डायग्राम इनकॉर्पोरेट किया है तो इट विल चेंज द लुक एंड फील। अब यहाँ पे इन्होंने कोट यूज कर लिया है, ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू ऑफ मैन। ये रिक्वायर्ड नहीं था, ना ये रिक्वायर्ड है ना ये रेलेवेंट है, ये बस ये है कि मुझे आता है तो मैंने इसको यूज कर लिया। आपको दोनों चीजें देखिए कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अगर कोई चीज रेलेवेंट है वो आप यूज कर रहे हो, कोई चीज रेलेवेंट नहीं है जबरदस्ती यूज कर रहे हो, उन दोनों से जमीन आसमान का फर्क पैदा हो जाता है। प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस मींस द इंट्रोडक्शन इज ठीक, क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन यूज कर ली है, यहाँ पे डिफिकल्टीज है, पॉइंट वाइज आंसर लिखा हुआ है, कुछ बीच में डायग्राम्स डाल दिए, ओवरऑल आंसर इज एवरेज, राइट, ठीक ठाक आंसर लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोसाइटी एंड इट्स फिलोसफिकल ट्रेडिशन have predominantly embraced a non-absolutist stance
टुवर्ड्स एथिकल कंसिडरेशन, डू यू एग्री। इसका मतलब है कि इंडियन सोसाइटी और उसके जो फिलोसफिकल ट्रेडिशंस हैं वो नॉन एब्सोल्यूटिस्ट इन नेचर हैं, मतलब कोई भी अति की तरफ नहीं जाते हैं, बिग बैलेंस अप्रोच बना के चलते हैं। द क्वेश्चन इज डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हो इस बात से। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं। अब नाउ सी, इंडियन सोसाइटी इज मल्टीकल्चरल एंड रिप्रेजेंट ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशन एंड वैल्यू सिस्टम एंड adhere to the change is the only constant in the वर्ल्ड। सो इन्होंने जो दे दिया रीजन, ये पूरा जो है रीजन है। इंट्रोडक्शन में आप कभी रीजन से स्टार्ट नहीं करते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन विल कम इन द बॉडी। इंट्रोडक्शन में आप जो है स्टार्ट करोगे कि इंडिया के फिलोसफिकल ट्रेडिशंस क्या हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, इंडिया की सोसाइटी में कैसे हम उसको बैलेंस्ड अप्रोच यूज करते हैं, कहाँ पर है बैलेंस्ड अप्रोच, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। आप रीजन नहीं दोगे कि इसलिए ये हो रहा है, पूरा आंसर का जो स्टार्टिंग है दैट इज नॉट गुड। आई एग्री दैट टुवर्ड्स एथिकल कंसिडरेशन अवर सोसाइटी एंड इट्स फिलोसफीज हैव बीन नॉन एब्सोल्यूट स्टैंस। ये क्या है, ये कंक्लूजन है। बेसिकली आपने आंसर के स्टार्टिंग में ही कंक्लूड कर दिया कि मैं एग्री करता हूँ। कंक्लूड स्टार्टिंग में नहीं होता है, कंक्लूड एंड में होता है। कंक्लूड होगा पहले आप टुवर्ड्स जो आपका रीजन है वो बताओगे, फिर अपोजिट जो हो सकता है पॉसिबल वो बताओगे, देन यू विल से कि नो दिस इज माय कंक्लूजन बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स, राइट। दिस इज द वे टू गो अबाउट इट। आपसे वो डिबेट करने के लिए बोल रहा है। अगर आप उसमें केवल अपना कंक्लूजन लिख दोगे एक रीजन देके, ये बहुत ही बेकार स्ट्रक्चर है इस आंसर का, राइट। इसमें जो इन्होंने बताया नॉन एब्सोल्यूटिस्ट स्टैंस मींस, ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, ये बीच में आ रहा है कहीं पर। बातें सारी लिखी हुई हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। स्ट्रक्चर ठीक होना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। ये सबसे फर्स्ट होना चाहिए था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये नीचे आना चाहिए था, ठीक है। वाई पार्ट है ये, दिस इज द वाई पार्ट। अब इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट दिया है। द ट्रेडिशंस ऑफ वर्शिपिंग हैव चेंज्ड इन सोसाइटी एंड डिकेड्स एंड कल्चर्स, एग्जांपल ये फिर अगला पॉइंट भी दे दिया, द इवोल्यूशन ऑफ जेंडर स्पेशली वीमेन, द फिलोसफी ऑफ इक्वालिटी टू ह्यूमन बीइंग्स इन द अनटचेबिलिटी। इस आंसर में दिक्कत क्या है, ये जो जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए ये सारे आंसर्स हैं। आंसर्स हैं मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं मतलब ये बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। आंसर का जो एग्री कर रहे हो या नहीं वो रीजन पे बेस होगा कि आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सारी चीजें जो है वो मिसिंग है। फोकस ऑन रीजन, वो सारी चीजें मिसिंग है। केवल एक ही डायमेंशन को इन्होंने 4 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया है, इसीलिए इनके मार्क्स बहुत कम होंगे। अभी आएंगे तो सोचेंगे हमने तो बहुत लिख के आए हैं, हमारा तो बहुत अच्छा आंसर हुआ, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर खराब है, आपने सारे डायमेंशंस को कवर नहीं किया। रीजंस कहाँ है, एक ही रीजन दिया, वो भी गलत जगह पे दिया, राइट। काउंटर आर्ग्यूमेंट कहाँ है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर दे दिया बस, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कहाँ है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम हर जगह पे जो है नॉन एब्सोल्यूटिस्ट हैं, कई जगह पर हम एब्सोल्यूटिस्ट भी हैं। वो सारी चीजें हाईलाइट करनी है इसमें, तभी आपको मिलेगा। ये पॉइंट है। जैसे कि अगर एब्सोल्यूटिस्ट की बात करें, सो पीस हर फिलॉसफी में लगभग नॉन नेगोशिएबल है, राइट। इवन इफ यू टेक बुद्धिज्म, जैनिज्म और जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपने पीस को हाईएस्ट वर्च्यू माना है, पीस, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट करनी है एंड देन यू विल कंक्लूड। इन्होंने लास्ट में जो लिखा है फिर से वो एग्जाम्पल दे दिए, बट सर्टेन सेक्शंस जो भी है वो एग्जाम्पल्स देते रहोगे। एग्जाम्पल्स देने हैं बट सही जगह पे देने हैं, रीजंस के साथ देने हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, तब एग्जाम्पल्स देने हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आंसर राइटिंग में, और इन चीज़ों को अकाउंट में लेके ही आपको तैयारी करनी है।
जब आप तैयारी कर रहे हैं तब आप ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें आपके पास हों व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं आपके पास, देन आपका जो एंड में आंसर लिखने बैठोगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि मुझे क्या लिखना है इसमें, किस तरीके से मैं इसको इनोवेटिव बना सकता हूँ। ठीक है, तो वो तैयारी के टाइम ही इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा आपको और ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा ही कलेक्ट कर लिया कि आप लिख ही नहीं पा रहे हो, इतने चार्ट्स हैं आपके पास, इतने एग्जाम्पल्स हैं। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स, बहुत ही बेसिक चार्ट्स, बहुत ही बेसिक डायग्राम्स आपको याद रखने हैं, कुछ कुछ बेसिक, और उनको रेलेवेंट जगहों पर पुट करना है। ठीक है, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और आंसर राइटिंग में आपके लिए मददगार होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल्सो if you have any issue, we are there to help you. We are running a free mentorship program and most of us are providing inputs with regard to answer writing, with regard to how to make your timetable, how to prepare, how to handle stress and everything, right? So it is absolutely free and you can connect with Sampoon and we will be there to guide you.